और ये करना चाहिए कि एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है थोड़ा सा स्टूडेंट को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है यूपीएससी के 5-6 साल बिगाड़ देते हैं। तो इसमें हम्म। 50,000 से लेके 1 लाख तक की सैलरी मिल सकती है, वो भी थोड़ा सा लास्ट में अगर आप चाहो तो बता सकते हो। इंडिया में अभी क्या अपॉर्चुनिटी, कौन से सेक्टर में, रो खेती बाड़ी में कितना इश्यू है। और गुजरात में एक एग्जांपल देता हूँ, गुजरात में जो है वो मुझे लगता है पूरे इंडिया में ये दिक्कत होगी कि लेबर का जो है ना, ये लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, जो मतलब प्योर खेती की बात है। तो वो दिक्कतें वहाँ पे भी आपने किसी फार्मर वगैरह से बात करी उत्तराखंड में, तो उसको भी ये फेस होती है, उसका कोई उन्होंने सॉल्यूशन निकाला हो। तो ये सब जी। चीज़ें भी थोड़ा बहुत आप चाहे तो बता सकते हैं। जी सर। तो एक्चुअली अगर मैं अपना बैकग्राउंड की बात बताऊं तो मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूं, उत्तराखंड के ओके। एक छोटे शहर हल्द्वानी से। ओके। तो मेरी वहीं स्कूलिंग, पला बड़ा मैं वहीं हूँ, वहीं से स्कूलिंग हुई है मेरी। और ओके। बेसिकली मेरा 11th 12th में बैकग्राउंड था, पीसीएम बैकग्राउंड था, ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बैकग्राउंड था। और उसके बाद पन्नागर यूनिवर्सिटी का होना, और उत्तराखंड जैसे स्टेट में, हम्म। तो फिर ऑब्वियसली नेचुरल है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो बचपन से पेरेंट्स का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा भी, हम भी अपने बच्चे को देखें कि ऐसी कोई बड़ी इंस्टीट्यूट और बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए देखना। ओके। ऑल्दो मेरा सपना तो ये था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो जैसे ही सारे बच्चों का होता है उस टाइम पे कि जेई जेई प्रिपेयर एग्जाम करो। क्लियर करना है, जेई हाँ। मेंस एडवांस करना है, तो उसकी प्रिपरेशन करो। तो मैं स्कूल के साथ साथ जैसे जैसे होता रहता था, मैं वैसे वैसे प्रिपरेशन करी थी मैंने। पर उस लेवल की करी नहीं थी कि जिस लेवल की होनी चाहिए थी, तो उतना ओके। ज्यादा नॉलेज थी नहीं उस टाइम पे कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो थोड़े मतलब इतने जागरूक अवेयर थे नहीं हम लोग भी। ओके। तो उस लायक किया, पर उतने अच्छे परसेंटाइल आ नहीं पाई जितनी मैं सोच रहा था कि मुझे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड मिल जाए। ओके। ऑल्दो मुझे दूसरे बैकग्राउंड मिल रहे थे, पर मुझे वो वाली स्ट्रीम्स चाहिए नहीं थी। तो फिर मैंने पन्नागर यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्जाम होता ही है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद फिर क्लियर हो गया था। तो फिर मुझे यहाँ सीट मिल गई बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए, जो कि 4 साल की डिग्री होती है। ओके। तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, उनसे पूछा कि क्या क्या है, क्योंकि हमारे घर में भी ज्यादा बड़े लेवल पे खेती तो नहीं होती है, पर ओके। हमारे छोटे छोटे खेत हैं, छोटे फार्म्स हैं जहाँ पे हम करते हैं। तो मैंने बचपन से खेती देख रखी है कि कैसी होती है, ओके। और थोड़ा मेरा इंटरेस्ट वहां से भी जगा। फिर घर में सब लोगों ने बोला, काफी मेरे बड़े लोगों से मैंने बात करी, वहां के भी जो प्रोफेसर हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनसे बात करी, तो मुझे जानने को मिला कि एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत स्कोप है आगे करने के लिए। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। ओके। तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। वो टाइम था 2020 का, कोविड का, जो ओके। पीक पीरियड था। और घर वाले बाहर जाने को, भेजने को राजी नहीं थे, कहीं ओके। और जाके पढ़ने को। ओके। मतलब वो चाहते थे कि बच्चा आंखों के सामने रहे, ताकि कोई भी दिक्कत आए। उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा मतलब हैवॉक क्रिएट हुआ था ओके। कि कब क्या ना हो जाए। बल्कि फिर हमारी क्लासेस भी शुरू हुई, तो ऑनलाइन मोड में ही शुरू हुई थी। उसके बाद फिर जब 1 महीना हमको बीच में बुलाया भी था, ओहो। तो बल्कि मुझे कोविड हो भी गया था। ओहो। तो हाँ। वो शायद सेकंड वेव वाला था, तो हो भी गया था। फिर उसके बाद घर आए तो फिर सब बंद हो गए थे वापस से कॉलेजेस। तो यही सारी चीज थी। तो ओवरऑल फिर उसके बाद वहां जाने के बाद मैंने काफी कुछ सीखा एग्रीकल्चर का, जो मैंने पहले नहीं सीखा था। यहाँ जो ओके। 4 साल के ड्यूरेशन में, अभी मेरा चौथा साल चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर है, कुछ ही ओके। महीने रह गए हैं कोर्स कंप्लीट होने को। ओके। तो मतलब यहाँ आके जो मैंने सीखा, क्योंकि हमारा 16% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है हमारी ओवरऑल जीडीपी को। ओके। और ये 16% में भी 50% जो हमारे पॉपुलेशन है, उसका जो शेयर है वो एग्रीकल्चर ही डिपेंडेंट है। ओके। ऑलमोस्ट मैं तो बोलूंगा कि 50% से भी ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है हमारी। और सबसे ज्यादा मतलब एग्रीकल्चर में ये कंस्टेंट आता है, ये दिक्कत आती है कि हमारे वहां अराउंड 70 to 80% जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है, वो वाले फार्मर्स हैं। अब जो जैसे हम देखते थे कि वहां पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था और अभी हाँ। एमएसपी के लड़े थे, वो तो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स थे, पंजाब हरियाणा एमपी की इस साइड के, वो बहुत बड़े स्केल वाले फार्मर्स है। पर हमारा मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है जिन फार्मर्स की है, वो 2 हेक्टेयर से भी कम एरिया है उनके पास। ओके। तो उस कम हेक्टेयर एरिया, उतनी कम एरिया में हम कैसे उनको ज्यादा उपज दे सकते हैं, ज्यादा ईल्ड दे सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन उनका बढ़ सकता है, तो हम वहां पे काम करते हैं बेसिकली। ओके। तो और इस सेक्टर में काम करना है, जैसे हमने कोविड भी एक एग्जांपल ले लीजिए आप। कोविड के टाइम पे सारी फैक्ट्रीज, सब चीज बंद हो चुका था एक्सेप्ट हाँ। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज चालू थी, वो कभी बंद नहीं हुई। तो हम वहीं पे देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा स्कोप है, और आगे आने वाले सालों में भी। क्योंकि अब धीरे धीरे करके लैंड छोटी छोटी हो रही है, टुकड़ों टुकड़ों, जैसे हमारे वहाँ इनहेरिटेंस होती है इनहेरिटेंस लैंड की। का जैसे कारण, मैं हाँ। हूँ, मेरे पापा से अगर मेरे 2 भाई हैं तो वो 2 में बाइफरकेट होगी, फिर हमारे कुछ बच्चे होंगे, फिर उनमें बाइफरकेट होगी। ऐसे करते करते
लैंड काफी छोटी होती जा रही है। तो इस छोटी लैंड में हमको ज्यादा प्रोडक्शन हमें कैसे लेना है, तो ये सारी हमें नई टेक्निक सीखनी होगी। और आजकल तो काफी ज्यादा टेक्निक्स है, हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स टेक्निक्स आ गई हैं, वर्टिकल फार्मिंग आ चुकी है, पॉली हाउसेस में आ चुके हैं। तो मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं करने वाले के लिए। और जो अब मेरा आगे का जो मैंने अपनी आगे की प्लानिंग कर रखी है, अभी मैं एमबीए करने वाला हूँ। ओके। और तो मैंने कैट के एग्जाम दे चुका हूँ, मैं कैट के एग्जाम दे दिया, इंटरव्यूज भी हो गए हैं काफी कॉलेजेस के। और अभी एक कॉलेज का रिजल्ट आ गया है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट इरमा है, आनंद में, अरे वाह भाई, गुजरात। सरस। तो हाँ, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो अभी फिलहाल सीट तो बुक कर दी है, अभी बाकी कॉलेजेस का भी रिजल्ट आना बचा है। अगर बाकी का भी वेट है, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल वहाँ तो सीट बुक हो चुकी है। तो वहाँ भी एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट है। मैंने अपना सेक्टर छोड़ा नहीं, मैं इसी सेक्टर में आगे काम करना चाहता हूँ। मतलब मेरे अंदर एक ऐसी मतलब जील है कि मैं आगे इस सेक्टर में जो फार्मर्स हैं हमारे, उनके लिए मैनेजमेंट साइड में जाके मैं कुछ ऐसा एक मैनेजमेंट प्रोसेस को इतना इम्प्रूव करूं ताकि उनको कभी दिक्कत ही ना आए, उनको सड़कों में आने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हमारे किसान भाई बहुत परेशान हुए थे इस बार भी, और पिछले बार भी जब फार्म लॉज आए थे, और इस बार भी एमएसपी के लिए वो लड़ रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग मांगे थी, कुछ जायज थी, कुछ नाजायज भी थी, उसमें कुछ मांगे। ऑल्दो मैं उस पर थोड़ा कमेंट ज्यादा करना नहीं चाहूंगा, पर कुछ जो असलियत में जिसमें दिक्कत है उनकी, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को सुधारना चाहता हूँ। इसीलिए मैं इस सेक्टर में जाके, इस मैनेजमेंट थोड़ा साइड और में जाके स्टडी करना उनके लिए है, कुछ करना चाहता हूँ। थोड़ा सा और Exactly. रिसर्च करेंगे तो एग्जैक्ट अपन इंडिया का भी देखेंगे, बाहर लोग कैसे करते हैं शायद वो भी अपन देखें। हाँ जी, हाँ। और ये मेरा मतलब पहले से ही रहा, जैसे ही मैंने यहाँ एंटर किया तो फिर हमारे पन्ना यूनिवर्सिटी, जैसे कि इंडिया की सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी और सबसे बड़ी भी, अभी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग का कल ही निकला है। अच्छा। इसमें 300 रैंक पाई, आई गेस 320 या 300 रैंक मिली है पन्ना यूनिवर्सिटी को। ओके। और पिछले बार 360 थी। ओके। तो काफी मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, और पहली ऐसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो इतनी हाईएस्ट रैंकिंग जिसको मिली है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। क्या बात और ये है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग पूरे इंटरनेशनली सारे इंटरनेशनली, हाँ। इंस्टीट्यूशंस की होती है। ओके। इंडिया की तो बात छोड़िए, मतलब ये इसने पर्चम लहराया है अपना इंटरनेशनली भी। क्या बात है। तो अगर हम यहाँ की पढ़ाई की बात करें, वो टॉप नॉच है। प्रोफेसर्स के पढ़ाने का तरीका देखें, वो टॉप नॉच है। हमारे आने से पहले प्रोफेसर्स क्लास में खड़े रहते हैं। क्या बात और है। हमारी 9 to 5 का इतना टाइट शेड्यूल होता है। मतलब स्कूल तो हमारा स्कूल टाइम पे क्या होता था, 9 से 1 स्कूल होता था, फिर उसके बाद छुट्टी हो जाती थी, हम घर आ जाते थे। पर यहाँ ऐसा हुआ कि 9 से 1 क्लासेस, फिर 1 से 2 का ब्रेक होता है, हम हॉस्टल्स में आ जाते हैं, मेस में खाना खाते हैं, फिर 2 बजे बाद फिर से भागते हैं, 2 से 5 फिर क्लासेस होती हैं। और कभी एक्स्ट्रा क्लासेस लेने का मन होता है जिन प्रोफेसर्स का, तो वो 6-7 बजे तक भी रोकते हैं। अच्छा। तो यहाँ बहुत टाइट शेड्यूल है बच्चों का। और स्पेशली एग्रीकल्चर कॉलेज में ज्यादा फोकस करूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं, 8 कॉलेजेस हैं टोटल हमारी यूनिवर्सिटी। पर मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में फोकस करूंगा, तो यहाँ की पढ़ाई बहुत एग्जॉस्टिव, बहुत इंटेंसिव है। और हमको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। हमें प्रैक्टिकल 2-2 घंटे प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, फील्ड में खड़े रह के हमको एक्चुअली बताते हैं कि कैसे करना है। बल्कि एक 3rd ईयर में हमारा कोर्स होता है पीसीपी, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन। ओके। हम उसमें 1 साल में दो फसल लगाते हैं। पहली फसल होती है धान की, दूसरी होती है गेहूं। ओके। और खुद बच्चा खेत में जाके हम खुद रोपाई करते हैं, बीज डालते हैं, और सारे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सारा बेच के भी हम खुद आते हैं। और उसका जो प्रॉफिट होता है वो हमको मिलता है प्रॉफिट। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी का ये मानना है कि जब तक बच्चे खेत में, जब तक मिट्टी नहीं लगेगी, तब तक तुम्हारा क्या फायदा एग्रीकल्चर करने का। जब तक हाथ पांव में मिट्टी ना लगे, जब तक हम रियल सिचुएशन ना जाने फार्मर्स की। बैठे बैठे तो किताब पंखे वाले रूम में बैठ के तो सब लोग पढ़ ही सकते हैं, एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी सब पढ़ सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी सब पढ़ सकते हैं। पर जो असली फील्ड में कंडीशंस क्या होती है, वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फार्मर क्या फेस करता है। मतलब जब हमने जाना कि एक किलो राइस लगाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो तब से मतलब मेरे साथ वाले और हम लोगों ने मतलब मेस में चावल बर्बाद करना ही बंद कर दिया है। वो तो सही बात। मतलब ये इस लेवल तक का इम्पैक्ट पड़ा है हमें, क्योंकि हमको जनरली पता नहीं रहता है कि क्या मेहनत कर रहा है किसान, और किसान को उसका ½ % भी नहीं मिलता है। प्रॉफिट किसान के पास बहुत कम पहुंच पाता है, क्योंकि इतनी रेगुलरिटीज हैं खेती, जैसे हम मतलब जुआ कह सकते हैं हम। कॉस्टिंग बढ़ गई है ना, सब चीज़ का कॉस्टिंग बढ़ गया है, और प्राइस उन लोगों के हाथ में नहीं है। वो तो एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि प्राइस जो है वो उनके हाथ में है ही नहीं। वो तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है तो वो अपना भी प्राइस बढ़ा देते हैं। जैसे मिल्क का ही है, मिल्क का प्राइस बढ़ता ही जाता है। उनको महंगा पड़ रहा है प्रोडक्शन, तो वो बढ़ा देते हैं। तो किसान वो नहीं कर सकता है, ट्रेडर्स कमाएंगे,
ट्रेडिंग करके लोग कमा सकते हैं, बट हाँ किसानी करके नहीं कमा सकते हैं कि। वही तो, मतलब इस सेक्टर में तो बहुत ज्यादा स्कोप है आगे करने का भी। और फिर मैं अपनी जैसे ईरी जाने की बात करूँ, फिलीपींस जो हम गए हाँ, थे, ईरी बेसिकली इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओके जैसे अपने वहाँ इंडिया में भी है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक उड़ीसा में है वो। ओके। वैसे ही एक इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो राइस पे फोकस करता है। तो हमारा 1 महीने का टूर था, वो फुली स्पॉन्सर्ड बाय आवर यूनिवर्सिटी था। ओके। उसमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 20 बच्चे गए थे जिनमें से मैं भी एक बच्चा था। हम थर्ड थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में गए थे, मतलब सेकंड ईयर एंड हो गया था, थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला था। तो उस टाइम पे हम लोग गए थे, तो वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब पहले तो स्क्रीनिंग हुई थी हमारी, रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, फिर पर्सनल इंटरव्यू हुए थे, फिर हमारे अवार्ड्स वगैरह सब काउंट हो गए, फिर जो टोटल मेरिट बनी थी उसमें मैं उन 20 बच्चों में काउंट हुआ, तो हम मुझको जाने का मौका मिला। सारी प्रोसेस वीजा से लेके वीजा, पासपोर्ट और आना जाना, सारे मतलब सारी फंडिंग हमारी यूनिवर्सिटी ने ही करी थी। हमको एक पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। तो वहां जाके भी मैंने काफी चीजें सीखने को मिली। जो 1 महीने हमने वहां बिताए, वहाँ के साइंटिस्ट के साथ वर्क करा, वहाँ के लोगों को जाना, वहाँ बच्चे क्या होते हैं, कैसे रिसर्चर्स होते हैं वहाँ पे, कैसे वो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली वो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था, वो गेहूं मतलब धान पे ज्यादा फोकस करते थे। जो फिलीपींस वाले इलाके हैं, ये साउथ एशिया पैसिफिक रीजन वाले जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं जितनी भी, तो यहाँ पे राइस ज्यादा ग्रो किया जाता है। वहाँ पूरे साल में 3 बार क्रॉप, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में हो गया, वेस्ट बंगाल साइड में हो गया, यहाँ 3 टाइम की फसल लेते हैं, 3 बार। नॉर्थ इंडिया में तो हम लोग सिर्फ एक बार, मुश्किल ज्यादा से ज्यादा 2 बार ले लेते हैं। पर वहां तो पूरे साल भर की चलती हैं फसलें। अच्छा, तो राइस ही तो उगाते वहां भी हैं काफी चीजें सीखने को मिली। हाँ राइस उगाते हैं पूरे साल? पूरे साल। अच्छा, तो वहाँ पे वाटर 3 रिसोर्स है, टाइप की होती। नेचुरल वाटर रिसोर्सेस है कि खारे पानी में उगाते हैं, कैसा होता है वहाँ पे फिलीपींस में? फिलीपींस में, हाँ। हाँ फिलीपींस में तो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, अंडरग्राउंड पानी है जैसे नॉर्मल हमारे वहाँ है, हम्म। ट्यूबवेल्स वगैरह। और बाकी तो खैर वैसे भी वो पूरी आइलैंड कंट्री है, चारों ओर से पानी है, तो उनको पानी की दिक्कत तो आती है नहीं है एज सच। और बरसात भी वहाँ होते रहती है। ठंड तो वहाँ विंटर सीजन तो आता ही नहीं है, रेनी सीजन और समर सीजन ही रहता है वहाँ पे। अच्छा, ओके। तो धान का तो काफी अच्छा है खैर वहाँ। और वहां से बल्कि काफी पन्नगर के भी जितने भी बहुत सारे हैं प्रोफेसर्स, पन्नगर के पढ़े हुए बच्चे वहाँ खुद रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ साइंटिस्ट हैं, तो काफी अच्छा लगता है देख के। अच्छा, मतलब पन्नगर से, मतलब मैं भी पन्नगर से ही पढ़ा हूँ, तो मतलब काफी गर्व फील होता है कि हाँ कहीं भी जाओ तो पन्नगर के हर जगह मिल जाते हैं। तो काफी चीजें वहाँ सीखने पे को तो मिलती कितने हैं। टाइम के लिए गए थे? कितने महीने के लिए? वहाँ एक एक महीने के लिए गए एक थे। महीने के लिए। और यहाँ पे अपने बैचलर्स में कौन कौन से कोर्स चलते हैं? बैचलर्स में तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। अभी जैसे मैं अभी अपना रीसेंट कोर्स बताऊं, लास्ट सेमेस्टर का हमारा होता है कमर्शियल बी कीपिंग और सेरिकल्चर। ओके। बी कीपिंग जिसमें जो मधु पालन होता हाँ। है, ये हम पूरे 6 महीने का कोर्स हम करते हैं, पूरी ट्रेनिंग होती है हमारी। अच्छा। पूरे कैसे हैंडल करना है हनी बीज को, कैसे शहद एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे फिर उन्हें बेचना है, कैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ये सारी चीजें करते हैं। और जो रेशम कीट होता है, हम्म। उससे रेशम, जिससे रेशम का धागा बनता है, हम्म। वो सेरिकल्चर बोलते हैं उसको। उस जो पूरे उसका कल्टीवेशन होता है और उसकी रियरिंग होती है सिल्क वॉर्म्स की, तो उसको सेरिकल्चर बोला जाता है। तो हम खुद ही करते हैं वो, हमको सारी चीजें सिखाई जाती है। अच्छा। और कुछ बच्चों का मशरूम कल्टीवेशन भी है, हम्म। किसी का फूड टेक्नोलॉजी है, किसी का सीड टेक्नोलॉजी, अलग अलग ईएलपी जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम हम्म। बोला जाता है इसको। तो सबके बच्चे दो दो अपने कोर्सेज सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेफरेंसेस एंड सीजीपीए, लास्ट ईयर की जो सीजीपीए होती है जिस हम्म। हिसाब से, तो पहले उस हिसाब से हमको कोर्सेज अलॉट हो जाते हैं। और जैसे अगर मैं फर्स्ट ईयर से बात करूं तो कोर्सेज बहुत होते हैं हमारे, 16 16 15 15 16 16 कोर्सेज होते हैं एक सेमेस्टर में। सेमेस्टर सिस्टम होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। जैसे मैं कुछ कोर्सेज के नाम बताऊं तो जैसे एग्रोनॉमी होता है, एग्रोनॉमी में जिसमें हम सारी जितनी फसल होती हैं, फसलों को कैसे उगाते हैं, सारी प्रैक्टिसेस, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, वो सारी सीखते हैं एग्रोनॉमी में। दूसरा होता है प्लांट पैथोलॉजी कोर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं पादप रोग विज्ञान, जिसमें हम जितने भी क्रॉप्स में हमारे डिजीज लगती हैं, जैसे नॉर्मली जैसे इंसानों की डिजीज होती है, वैसे ही क्रॉप के फसलों की भी डिजीज भी। होती है, ओके। क्रॉप्स की भी डिजीज होती है। तो क्रॉप्स में क्या डिजीज लगती है, इतनी सारी क्रॉप्स है। जैसे क्रॉप्स तो कम है पर उनकी डिजीजेस बहुत ज्यादा है। तो मतलब आप लगा लीजिए हमें 250 से भी ज्यादा डिजीजेस याद करनी पड़ती है, उनके बारे में समझना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उनकी दवाइयां याद करनी पड़ती है, कब कहाँ पे कौन सा स्प्रे किया जाएगा, किस ड्यूरेशन में किया जाएगा, कितने एमएल डालना है, कितने एमएल इन कितने लीटर ऑफ स्प्रे, सारी क्वांटिटी, और क्या उसका
का क्या सीजन है, किस सीजन में वो ज्यादा प्रेवलेंट होता है, क्या उसमें हमें किसानों को कब वार्निंग दे देनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ते हैं। फिर एक होता है एंटोमोलॉजी। इसमें एंटोमोलॉजी बेसिकली उसको बोलते हैं हम कीट विज्ञान। ओके। कीट विज्ञान में हम जो कीड़े लगते हैं खेतों में, फसलों में, ओके। उनके बारे में पढ़ते हैं। सारी डिटेल स्टडी होती है, कीड़े कौन से टाइप के कीड़े हैं, क्या इनका प्रिवेंशन मेजर है, कब ये ज्यादा लगते हैं, कौन सी फसल में आते हैं, कैसे इनको पहचानना है कि ये कौन से टाइप का कीड़ा है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर हमारा प्लांट ब्रीडिंग का सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम जो ब्रीड करके कैसे ब्रीडिंग करें, कैसी अच्छी टाइप की वैरायटी हम लेके आए ताकि और हमारी उपज अच्छी हो। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, कल्याण सोना और सोनालिका, उस टाइम पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो पंतनगर से ही वो वैरायटीज रिलीज की गई थी, कल्याण सोना और सोनालिका, जिसने पूरे भारत में मतलब एक क्रांति लाई थी। और जो हम कुपोषण का शिकार थे पूरे भारतीय, उससे अपलिफ्ट करके इंडिया को एक्सपोर्ट करने लायक बना दिया था। अच्छा। उन वेराइटीज क्या ने। बात तो आप सोचिए कि वेराइटीज, अच्छी वेराइटी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है एक नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिनकी वेराइटीज चलती हैं। बल्कि पंतनगर का तो जो बीज है, आप कहीं भी पूछेंगे ऑल इंडिया में पंतनगर की खासियत, तो वो लोग बोलेंगे पंतनगर का बीज जो होते हैं वो खासियत होती है। तो हमारा पूरा एक प्लांट है, सीड प्रोसेसिंग यूनिट है, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन सेंटर है, बहुत बड़े बड़े, पूरे 9,000 10,000 एकड़ में फैला हुआ है पूरा पंतनगर का एरिया। तो इसमें इतने सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, तो मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। पूरे हमें 4 साल में भी और ज्यादा साल लगेंगे हमें पूरा पंतनगर घूमने के लिए। अच्छा। तो और हमें ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर वाले हैं तो उनको और चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। एग्रीकल्चर वालों को हमको मैनेजमेंट के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं कि कैसे कोई एक किसान अपनी इकोनॉमिक्स में ध्यान दे के अपनी इकोनॉमिक्स को बढ़ा सकता है, ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकता है, पैसे कैसे ले सकते हैं, कौन सा बिजनेस हम खड़ा करें ताकि हमको प्रॉफिटेबिलिटी हो, किसके साथ कौन सा बिजनेस करना चाहिए। जैसे अगर हमने वो लगा दिए एक साइड पे, मधुमक्खी लगा दी, मधुमक्खियों से भी हम शहद ले रहे हैं और साइड में अपनी क्रॉप्स भी लगाई हैं, क्रॉप से भी हम ले रहे हैं, तो हमको दो फायदे हो गए, एक शहद भी आ जा रहा, क्रॉप्स भी मिल जा रही। तो हम दो कौन से ऐसे मैच करके लगाएं कि हमको मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्टिमल लेवल ऑफ इनकम जनरेट हो। तो इस टाइप के कोर्सेज भी पढ़ते हैं। और कुछ हम वेटनरी वाले कोर्स पढ़ते हैं, जो ये गाय भैंस वाले होते हैं ना, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, पशुपालन वाले कोर्सेज, वो वाले कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं हमें। और फिशरीज वाले कोर्सेज भी होते हैं। और कुछ कोर्सेज हमारे ये बीटेक वाले भी होते हैं, मतलब इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज, वो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जो मशीनरीज, ट्रैक्टर्स हो गए, रोटावेटर हो गए, कल्टीवेटर्स, हार्वेस्टर्स, इनकी कैसे फंक्शनिंग होती है, डीजल इंजन हो गए, स्टीम इंजन हो गए, ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ते हैं ताकि ओवरऑल एक सब आइडिया रहे हमें कि कैसे क्या चीज वर्क करती है। तो पूरे हम 4 साल में बच्चे को वो पूरा एक फुली पैक्ड बना देते हैं कि उसको सारी चीजों की जानकारी हो और आगे वो चाहे कुछ भी करना। जैसे अभी मैंने एमबीए के लिए परस्यू करा है अपना करियर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एमएससी के लिए जाते हैं, जेआरएफ का एग्जाम होता है, वो जेआरएफ कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, सपोज इसको प्लांट पैथोलॉजी अच्छा लगता है तो प्लांट पैथोलॉजी की तरफ जाएगा, उससे जेआरएफ का एग्जाम लेगा। और फिर एंटोमोलॉजी का होता है, प्लांट ब्रीडिंग का होता है, सोशल साइंसेस का होता है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स होते हैं, हम वो वहाँ पे भी जा सकते हैं। और एक फील्ड में हम वहाँ भी जा सकते हैं जैसे एएफओ होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। जैसे आप बैंक में लोन लेने जाते होंगे, अगर हाँ एग्रीकल्चर का अगर लोन लेने जाते हो तो वहाँ पे एएफओज होते हैं। एएफओ स्पेशलाइज्ड पोस्ट होती है जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर वाले बच्चे ही जा सकते हैं। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, इसी से रिलेटेड सेक्टर वाले बच्चों की एंट्री होती है उसमें, और कोई एलिजिबल नहीं होता है। तो ये फायदा होता है एएफओ की जॉब, वो भी बैंक की जॉब है, सरकारी जॉब है। और ऐसी ये नाबार्ड है, नाबार्ड एपेक्स बैंक है, मतलब टॉप वाला बैंक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो भी सारी चीजें होती है नाबार्ड बैंक कराता है। हाँ, माइक्रो फाइनेंस हो गया, ये सारी चीजें, नई स्कीम्स निकालना, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, आरबीआई से डायरेक्ट लिंक है उसका। नाबार्ड की जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां से डायरेक्ट वहां भी पोस्ट होती है। एसबीआई में पोस्ट आती है, बैंक की जॉब भी बहुत सारी है। और यूकेपीएससी की जॉब्स आती हैं। यूपीएससी में भी, यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है, हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले बच्चे होते हैं उनको फायदा मिल जाता है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने 4 साल में एग्रीकल्चर पढ़ रखा है, तो उनको ज्यादा मेहनत ऑप्शनल में करनी नहीं पड़ती है। वो अपना बाकी ध्यान और सब्जेक्ट्स में लगाते हैं, ऑप्शनल उनका ऑटोमेटिकली हो जाता है। बल्कि यूपीएससी की कॉपीज चेक करने के लिए हमारे वहीं के प्रोफेसर जाते हैं, तो हमको अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि हमने इन बच्चों की कॉपीज चेक करी तो ऐसे आंसर राइटिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो स्कोप तो बहुत ज्यादा है। और कोई बच्चा फॉरेन जाके करना चाहे
उसके लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप कहीं पे यही कह दो कि मैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो एक टैग ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। मतलब लोगों को पहले से ही पता रहेगा कि हाँ ये बच्चा अगर जीबी पंत से पढ़ा है, पन्नागर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो हाँ इसका अच्छा लेवल होगा ही। तो वहां पे एक एडवांटेज मिल जाता है हमको। और दो एग्जाम्स तो ऑब्वियसली हमको निकालना पड़ता ही है, पर थोड़ा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। जैसे बाहर अगर कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहो तो आईलेट्स एग्जाम है, टॉफल एग्जाम है। अगर एमबीए करना चाहो बाहर तो जीमेट एग्जाम होता है, जीआरई होता है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है एग्रीकल्चर में, बहुत सारे डोमेन्स हैं। बस डिपेंड ये करता है कि हम 4 साल में क्या सीख रहे हैं और कौन सी दिशा में जाते क्या हैं। हमें पसंद आ रहा है। हाँ, कौन सी दिशा में जाएं ये हम पे डिपेंड करता है। और अगर कोई बच्चा खुद का व्यापार खड़ा करना चाहता है, खुद का बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, हमें वो कोर्स भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे कि कैसे अपना एक एंटरप्राइज खड़ा कर सकते हैं, हम कैसे अपना बिजनेस चला सकते हैं। जैसे अभी मैं बी कीपिंग पढ़ रहा हूँ, तो क्या पता मुझे इंटरेस्ट हो, मैंने इसी वजह से बी कीपिंग ले रखा है कि इन फ्यूचर में अपने घर वालों को ये बताऊं और हम भी मधु पालन कर सकें, अपने वहां पे डब्बे स्टैब्लिश लगा सकें। और मैं अब इतना कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ इन 6 महीनों की ट्रेनिंग में कि हाँ मैं सारी चीजें कर सकता हूँ। मतलब बहुत बड़े स्केल में ऑब्वियसली नहीं कर सकता, पर हाँ मुझे सारी चीजें पता है कि क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, क्या इंपॉर्टेंट है ये ऑक्यूपेशन करने के लिए। तो हम उससे काफी अच्छा अपना बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को वहां जाना है। उत्तराखंड का तो हनी जो है वो तो बहुत फेमस है, मतलब हर जी जगह हाँ, पॉपुलर है, उत्तराखंड का नाम है, मतलब मतलब मधु पालन में बहुत ही बड़ा नाम है। बिल्कुल। और इसमें बल्कि हमारे वहाँ मधु भी पालन में ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं कि भाई जिस तरीके का क्रॉप रखा है और हनी मतलब क्या बोलते हैं बीज जो है वो कलेक्ट करेगी वो क्रॉप का हनी, तो वो फ्लेवर का हनी बनेगा। ऐसा होता है कि ऐसा कोई वो फ्लेवर तो पीछे से बिल्कुल डालते बिल्कुल हैं। हाँ ऐसा ही होता है। नहीं 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 नहीं, पीछे से नहीं डालते हैं। जैसे मस्टर्ड क्रॉप है, लाई लगी हुई है जैसे आपकी, हाँ। तो फिर उस टाइम पे अगर हम उसके आसपास डब्बे रखेंगे तो मधुमक्खियां वहां पे आके उसका नेक्टर लेती है, जो रस होता है मधु रस, वहां से एक्सट्रैक्ट करके अपने कॉम में डाल के उससे हनी बनाती है। तो उसमें जो बाद में टेस्ट आएगा वो थोड़ा मस्टर्ड का ही मस्टर्ड का टेस्ट है, आएगा, उसी का टेस्ट आपको। सौंफ फिर का करेंगे तो सपोज सौंफ का अभी आएगा। लीची, हाँ सौंफ होगा, लीची है, गुआवा का, अमरूद का, जामुन का, तो सबके टेस्ट आते हैं। अच्छा, और उस तरीके से जिस उसके फ्रूट से हेल्थ वो बेनिफिट भी उसी रस ले तरीके रही से है। हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने क्या बोलते हैं कि उत्तराखंड में आयुर्वेदिक खेती का भी बहुत मतलब देखा है कि यहाँ पे भी जो इंपोर्ट होता है हमारा गुजरात में, वो भी उत्तराखंड से ज़्यादातर आता है, जो अलग अलग औषधियाँ जो है ना उसका फिर यहाँ पे ग्राइंडिंग वगैरह यहाँ पे करते हैं ये लोग। तो उसका भी शायद आपको बिल्कुल आया हो पढ़ने में कहीं पे, और हाँ जी हाँ जी कांटेक्ट में हाँ, आया हो, हमारे वो फार्मर्स भी कोर्सेज भी कांटेक्ट में होते आया हैं। हो। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि अभी हमारा जैसे ये जो लास्ट सेमेस्टर है, सेकंड लास्ट सेमेस्टर, इससे पहले वाले सेमेस्टर में हमारा एक प्रोग्राम होता है रावे प्रोग्राम। कि उसके अंडर एक कंपोनेंट होता है विलेज अटैचमेंट कंपोनेंट, जिसमें हमें अलग अलग गांव में अटैच किया जाता है बच्चों को, ताकि वो वहां की प्रॉब्लम्स को जान सके, फार्मर से हम इंटरेक्ट कर सके और असली क्या उनकी दिक्कतें आ रही हैं उनको सोल्यूशन बता सके। हम लोग गए थे रामगढ़ में, रामगढ़ जो नैनीताल के पास ओके। पड़ता है, अगर आपने नाम सुना होगा इसका। तो फिर वो वहां पे एक एरिया पड़ता है, वहां पे एक गांव है, वहां का बहुत फेमस है पीच। ओके। पीच आप समझते होंगे, जीआई टैग भी मिला है रामगढ़ के पीच को। ओके। अभी रिसेंटली उसको एक जीआई टैग भी मिला है रामगढ़ का पीच। तो वहां पे पीच हो गया, एप्पल, सेब की खेती भी होती है, और मौसमी भी, माल्टा वाल्टा जो होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और आयुर्वेदिक खेती भी करते हैं वहां पे। ओके। तो फिर वहां पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर जैसे हम लोग क्या है ना, अधिकतर यहाँ उत्तराखंड में क्या हो रहा है या कोई भी हिली रीजन में, लोग वहां पे रहना नहीं चाह रहे हैं, वहां की खेती को छोड़ रहे हैं धीरे धीरे कर। क्योंकि एक तो वहां पे टेरेस फार्मिंग होती है, दो दो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं खेत। जैसे प्लेन्स में तो एक एरिया है हमारा, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, वहां पे उतना हमारा एरिया। लैंड एरिया होता है। पर पहाड़ों में क्या सीन होता है, अगर 1 हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर एक साथ नहीं होगा, कुछ स्क्वायर मीटर यहाँ होगा, कुछ स्क्वायर मीटर थोड़ा ऊपर होगा, कुछ स्क्वायर मीटर थोड़ा नीचे होगा, तो स्कैटर्ड होते हैं अलग अलग जगह। तो वहां पे वो एक एक तरीके की खेती कर नहीं पाते हैं, उनको वहां पे बहुत दिक्कतें आती हैं। और कुछ कुछ तो कर्मठ लोग होते हैं, वो उसी में कर जाते हैं कमाल। पर कुछ जो थोड़े कम काम जिनको पसंद है, वो वहां से हट के जमीन वमीन बेच के नीचे आ जाते हैं हल्द्वानी वाले शहरों में, प्लेन्स एरियाज में। उधम सिंह नगर हो गया, हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्चा। यहाँ पे रुद्रपुर में तो सिटकुल है ही, यहाँ की इंडस्ट्रीज। दिल्ली चले जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं।
तो ये भी हम लोगों को समझना होगा कि पहाड़ों में जो चीज है वो हमें कहीं नहीं मिल सकती। हम्म, हम वहाँ रहे, 15 दिन का टूर होता है हमारा, हम वहाँ रहते हैं। हम्म, तो 15 दिन में मतलब इतना मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट था वहाँ पे, इतनी शुद्ध हवा, सब चीज प्योर, फुल्ली ऑर्गेनिक तरीके से ही हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक ही होता है हम्म, सारी चीजें। अगर हम नहीं भी उनको करें कुछ प्रमोट, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक ही है वो सारी चीजें। तो वहाँ का जो प्योरिटी है वो तो खैर कहीं नहीं मिल सकती हमें।